हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ यानी मैटर की। मैटर की बात की जाए तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। ठीक है, यानी 3 होते हैं आपके मैटर। 3 स्टेट में आपके मैटर होते हैं। पहला है सॉलिड, जिसे आप क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। दूसरा है लिक्विड यानी द्रव्य। ठीक, और तीसरा है गैस। ठीक, गैस। अगर हम बात करें गैस, सॉलिड और लिक्विड की, इनके जो पार्टिकल है, इनके जो कण है, इनके अरेंजमेंट के कारण इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम ठोस की बात करते हैं तो आपने पढ़ा है कि जो ठोस होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसके जो क्या है, जो पार्टिकल्स है या जो मॉलिक्यूल्स है, वो कैसे होते हैं? इस तरीके से अरेंज होते हैं, यानी बिल्कुल एक दूसरे से चिपके चिपके कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरीके से चिपके हुए होते हैं। यानी इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज्यादा कम होता है। दूसरा, अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड के बारे में आपको क्या पता है? लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो कर सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर स्थित होते हैं। इस तरीके से एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूरी पर स्थित होते हैं। यानी इनके बीच में या इनके पार्टिकल के जो बीच होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो सॉलिड से ज्यादा होती है, ठोस से ज्यादा होती है, वहीं ठोस में कम होती है। इसी तरीके से गैस की बात की जाए तो गैस के केस में ये जो स्पेसिंग है ये और भी ज्यादा होती है। ठीक, तो सॉलिड में क्या होता है, ठोस में क्या होता है? सारे पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल चिपके होते हैं, एक परफेक्ट शेप होती है वस्तु की या जो भी आपका पदार्थ उसकी एक परफेक्ट शेप होती है, एक साइज होता है, आकार होता है, और वो फ्लो नहीं करते, यानी वो क्या नहीं करते, वो जैसे आपके जल पानी हो गया या गैस होगी उसकी तरह वो इधर उधर बहते नहीं। उनका एक फिक्स वॉल्यूम यानी आयतन होता है। वहीं अगर हम बात करें लिक्विड की या द्रव की, तो इसके केस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग ज्यादा होती है, जिस कारण क्या होता है, इनका एक परफेक्ट शेप नहीं होता, परफेक्ट शेप या साइज यहाँ पे नहीं होता, लेकिन इनका आयतन या वॉल्यूम होता है। ये फ्लो कर सकते हैं यानी बह सकते हैं। अगला है आपका गैस। तो गैस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बहुत ज्यादा होती है, और ये जो है इनका एक परफेक्ट शेप, साइज और वॉल्यूम यानी आयतन भी नहीं होता, ना आकार इनका परफेक्ट होता है, और ये भी फ्लो कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो आपके ठोस हैं। ठीक है, ठोस जो हैं उनके यांत्रिक गुण क्या होते हैं, इनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि इनके यांत्रिक गुण क्या क्या है। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, अंतर आणविक बल। सबसे पहले जैसे अभी मैंने एक टर्म यूज करी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर, यानी दो मॉलिक्यूल, यानी जो आपका पदार्थ है उसके जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, उनके बीच बीच की जो स्पेसिंग है, जो गैप है, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग कहते हैं। अब इन अणुओं के बीच में जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतर आणविक बल कहते हैं। मान लीजिए ये एक सॉलिड है। ठीक है, ये सॉलिड है, और यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर के, काले रंग के जो आपको यहाँ पे सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये मान लीजिए आपके मॉलिक्यूल को दर्शाते हैं।
ठीक, अब इनके बीच की में क्या होगा, स्पेसिंग होती है, कम स्पेसिंग होती है आप जानते हैं, और इनके बीच में क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे पे बल लगाएंगे। जैसे मान लीजिए ये ए अणु है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब बी पर ए भी बल लगाएगा, सी भी बल लगाएगा, ई भी बल लगाएगा और डी भी बल लगाएगा। तो यहाँ पर ये अणु एक दूसरे पर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, उन्हीं को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतर आणविक बल कहते हैं। बेसिकली अगर हम सॉलिड में बात करें तो यहाँ पर ये जो भी आपके जितने भी पदार्थ है उनमें ये जो फोर्स होता है वो अरेंजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जो अंतर आणविक बल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वो बेहद ज्यादा होता है। जैसे अभी हमने बात करी कि जो आपके ठोस होते हैं के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से बहुत पास पास होते हैं, तो इनके बीच में क्या होता है, अंतर आणविक बल जो है वो बेहद ज्यादा होता है। और ये किसके कारण लगता है, आसपास के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके कारण। जैसे मैंने अभी बताया कि बी पर ए के कारण, सी के कारण, डी के कारण और ए के कारण जो बल लगता है वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या अंतर आणविक बल कहलाता है। इन सॉलिड्स यानी ठोस में atoms and molecules are arranged in such a way that each molecule is acted upon by the force due to neighboring molecules। क्या कहा गया है कि जब हम ठोस की बात करते हैं तो ठोस में जो आपके अणु या परमाणु होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे पर बल लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, जो आसपास के अणु या जो आपके मॉलिक्यूल्स है या एटम्स हैं वो क्या करेंगे, वो बल लगाएंगे, और इसी बल को क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल। ठीक है, तो क्या होगा, एक अणु है उस पर बाकी सारे बल लगा रहे हैं, ठीक, उसी ठोस के अंदर जो मॉलिक्यूल है वही उन पे क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। दीज फोर्सेस आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन बलों को हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। किसी ठोस में परमाणुओं और अणुओं को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक अणु पर पड़ोसी अणुओं के कारण बल लगता है या बल कार्य करता है। इन बलों को अंतर आणविक बल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी ठोस में जो बाकी कण है या जो बाकी आपके एटम्स हैं वो क्या करते हैं, कि एटम पर बल लगाते हैं जो कि उसी में मौजूद होता है, इसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी यानी जिसे आप प्रत्यास्था कहते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक उदाहरण दें। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास एक रबड़ बैंड है, आप उस रबड़ बैंड को, मान लीजिए आपका ये रबड़ बैंड है, छोटा सा रबड़ बैंड है, अब इस रबड़ बैंड को आपने क्या किया, खींचा। आप जब इसे खींचते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए ये इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ, इतना बड़ा हो गया, कब हुआ, जब हमने इसे खींचा। अब यहाँ पे खींचने के बाद हमने इसे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आपने देखा होगा कि ये वापस अपने आकार में आ जाता है। क्या कहा मैंने, मान लीजिए हमारे पास एक रबड़ बैंड है, उसका साइज ऐसा है, हमने उसे क्या किया, दोनों तरफ से खींचा, दोनों तरफ से यहाँ पे बल लगाया, बल लगाने के कारण मान लीजिए वो इतना चौड़ा हो गया। अब हमने क्या किया, बल छोड़ दिया, बल हटाने के बाद हमें रबर बैंड जो प्राप्त हुआ वो इतने से। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, रबर बैंड था, खींचा, बड़ा हुआ, जैसे ही हमने बल छोड़ दिया तो वो भी छोटा हो गया, यहाँ पे हमने बल हटा दिया। अब यही आपकी इलास्टिसिटी कहलाती है। इलास्टिसिटी किसी भी वस्तु, किसी भी बॉडी की वो गुण है, वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसके आकार में, उसके आयतन में बदलाव आता है। कब आता है, जब बल लगाया जाता है।
लेकिन जैसे ही हम बल को हटा देते हैं वो वापस अपनी पुरानी स्थिति पे आ जाता है या पुराने आकार या आयतन पे आ जाता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी प्रत्यस्थता क्या है? ये एक वस्तु का गुण है जिसके कारण बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन आता है, लेकिन जैसे ही बल छोड़ दिया जाता है वो वापस अपने आकार को यानी उसका ओरिजिनल या वास्तविक आकार या आयतन है उसको वो रिगेन कर लेता है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहा गया है कि एक वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन जो वास्तविक कॉन्फ़िगरेशन है यानी उसकी लंबाई, आयतन और आकार वो प्राप्त कर लेता है when the deforming forces are removed, जब हम क्या करते हैं बल को हटा देते हैं, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, इसी को प्रत्यस्थता कहते हैं। ठीक, तो ये आपका इलास्टिसिटी कहलाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम बाह्य बल लगा रहे हैं, जैसे हमने रबड़ बैंड में एक बाह्य बल लगाया, बाह्य बल के कारण क्या होता है, आपके वस्तु के आकार में परिवर्तन आता है। अब वस्तु के आकार में कितना परिवर्तन आएगा ये उसके एटम और मॉलिक्यूल के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, उसके अणु परमाणुओं के ऊपर निर्भर करता है। और यहाँ पे जो ये कुछ जो बल होते हैं, मतलब जब हम बल लगा रहे हैं तो जैसे मैंने कहा अणु और परमाणु के ऊपर निर्भर करता है, तो यहाँ पे अणुओं के बीच में भी बल लगता है, इसी को हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, द चेंज इन द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन, यानी वस्तु के आकार में उस परिवर्तन होता है जब बाह्य बल लगाया जाता है। इट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल। इसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं, किससे समझते हैं, उस बल से जो इसके एटम या मॉलिक्यूल पर लगता है। और ये जो शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं इन्हीं को हम एटॉमिक फोर्सेस कहते हैं, जो कि इलास्टिक फोर्स होते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे हमने अभी इलास्टिक का एग्जांपल लिया या रबड़ बैंड का एग्जांपल लिया, हमने क्या किया, उसे खींचा, बल लगाया, बल लगाने के कारण उसके आकार में परिवर्तन आया, लेकिन फिर हमने बल छोड़ दिया, तो यहाँ पर जो उसके एटम या मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में भी कुछ बल लगेगा। ठीक है, वो जो बल होगा जो एटम्स के बीच पे लग रहा है, जो अणुओं के बीच में लग रहा है, वही आपका क्या कहलाता है, इलास्टिक फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इलास्टिक फोर्स आपका कहलाता। प्रत्यस्थता, विकृत बलों को हटा दिए जाने पर, विकृत बलों को हटा दिए जाने पर वस्तु के अपने मूल विन्यास, लंबाई, आयतन, आकार को पुनः प्राप्त करने के गुण को प्रत्यस्थता कहा जाता है। जब किसी पिंड पर बाहरी या बाह्य बल कार्य करते हैं तो उसके आकार या उसके आकार में परिवर्तन उसके परमाणुओं या अणुओं के बीच के बल द्वारा निर्धारित होता है। इस कम दूरी के परमाणु बल को प्रत्यस्थता बल कहा जाता है। तो ये आपका इलास्टिसिटी का क्या है, कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पर आपके जो आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो हम यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो इसी के बेस पर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपसे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, पूर्णतया लोचदार वस्तु या शरीर। अब हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी वस्तु होती है, जैसे आपका क्वार्ट्ज हो गया, फॉस्फोर ब्रॉन्ज हो गया, यहाँ पर क्या किया जाता है, हम इस पे बल लगाएंगे तो क्या होगा, इसके आकार में परिवर्तन आता है। लेकिन जब हम बल को हटाते हैं तो क्या होता है, इन वस्तुओं पे ये वापस अपने पहले आकार में आ जाते हैं, यानी बिल्कुल परफेक्टली ये पहले आकार में
वापस आ जाता है, इसमें कुछ भी आपको डिफॉर्मेशन या विकृति नजर नहीं आती। तो इस प्रकार की जो वस्तु होती है या बॉडी जो होती है उसे हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी को आपको समझना है कि वो वस्तु जो फोर्स को हटाने पर, बाह्य बल को हटाने पर उसमें कोई भी विकृति नहीं आती है, वो वापस अपने आकार में, जो उसका वास्तविक आकार है, उसमें वो आ जाती है। वरना क्या होता है, नॉर्मली जो आपकी वस्तुएं होती हैं उनमें जब आप डिफॉर्मेशन हटाते हो, ठीक है, उसके बाद वो वापस अपने आकार में पूरी तरीके से नहीं आती। ठीक है, तो वो आपकी इलास्टिक बॉडीज हो गई। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है, जो वापस अपने कॉन्फ़िगरेशन को, अपना जो उसका विन्यास है उसे वो प्राप्त करे। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, अ बॉडी which regain its original configuration immediately and completely after the removal of deforming force from it। यानी वह वस्तु जो अपने वास्तविक विन्यास को एकदम से या पूरी तरीके से प्राप्त कर लेती है जब उससे बल को हटाया जाता है, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इसे हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। क्वार्ट्ज एंड फॉस्फर ब्रॉन्ज आर एग्जाम्पल ऑफ नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अगर हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की बात करें तो क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रॉन्ज क्या है, इसके उदाहरण हैं। पूर्णतया लोचदार शरीर, वह शरीर जो विकृति बल को हटाने के तुरंत बाद और पूरी तरीके से अपने मूल विन्यास को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसे पूर्णतया लोचदार शरीर कहा जाता है। क्वार्ट्ज और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज लगभग पूर्ण लोचदार निकायों के उदाहरण। ठीक है, तो ये आपका परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का कॉन्सेप्ट है। आपको ध्यान रखना है कि जब कोई वस्तु पूरी तरीके से जो है, जब आप उससे जो है विकृति बल हटा देते हैं तो पूरी तरीके से अपनी प्रारंभिक स्थिति में, जो उसका प्रारंभिक विन्यास है, उसमें आ जाती है, तो हम उसे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक, आप इसे नोट करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होता है? कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन पर हम बल लगाते हैं और उसके आकार में परिवर्तन आता है, लेकिन जब हम बल को हटा देते हैं तो वो वापस अपने पुराने साइज में नहीं आ पाती, यानी पुनः वो अपना प्रारंभिक विन्यास प्राप्त नहीं कर पाती। तो इस प्रकार की जो बॉडी होती है, इस प्रकार की जो वस्तु होती है, उन्हें हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक, तो प्लास्टिक बॉडी क्या होती है? वो वस्तु जो वापस अपने आकार को प्राप्त नहीं कर पाती। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोहार क्या करता है, लोहे को गर्म कर कर एक आकार देता है। अब वो आकार देता है, बल लगाकर आकार देता है। आपने देखा होगा कि अगर वो बल हटा दिया जाए तो वापस अपने प्रारंभिक आकार में नहीं आता, यानी वो क्या है, एक प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, तो प्लास्टिक बॉडी क्या हो गई? वह बॉडी या वह वस्तु जो अपने जो है विकृति बल को हटाने के बाद अपने प्रारंभिक बल में नहीं आती। ठीक, तो प्लास्टिसिटी क्या है? द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, the inability of a body to return to its original size and shape even on removal of deforming force is called plasticity। यानी ये क्या है? ये किसी वस्तु की असमर्थता है जिसके कारण वह अपने प्रारंभिक आकार में नहीं आ पाती। ठीक है, जब हम विकृति बल को हटा देते हैं। एंड सच बॉडी इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी, और ऐसी वस्तुओं को हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। विकृति बल को हटाने पर भी किसी पिंड का अपने मूल आकार या आकार में वापस आने में असमर्थता को प्लास्टिसिटी कहा जाता है, और ऐसे पिंड को प्लास्टिक बॉडी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लास्टिसिटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है किसी भी वस्तु की कि वो वापस, यानी विकृति बल को हटाने के बाद वो वापस अपने आकार में नहीं आती, और उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक, आप इसे नोट करेंगे।
अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है स्ट्रेस यानी प्रतिबल। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस की अगर बात की जाए तो ये एक रेशियो है किसका? बल और क्षेत्रफल। आपने प्रेशर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। जब हम प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो प्रेशर का भी आपका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते थे? प्रेशर या दाब कहते थे। यहाँ पर सॉलिड के कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस भी क्या होता है आपका? स्ट्रेस भी आपका क्या होता है? जो है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है कि जो आपका स्ट्रेस है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी रेशियो है बल और जो है एरिया का या क्षेत्रफल। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो बल लगता है वो इंटरनल फोर्स या आंतरिक बल होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस इज डिफाइंड as the ratio of internal force F produced when the substance is deformed to the area A over which this force acts। यानी प्रतिबल क्या है? ये एक अनुपात है इसका आंतरिक बल का, जो कि वस्तु पे डिफॉर्मेशन या विकृति उत्पन्न करता है, और वो जो बल है जो किसी एरिया पे लगता है। In equilibrium, the force is equal in magnitude to the external applied force। इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जो बल है वो बाह्य बल लगाया जो गया है उसके बराबर होता है। प्रतिबल की परिभाषा: वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक बल को प्रतिबल कहते हैं। किसी वस्तु पर एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल का मान जो उस वस्तु पर आरोपित हो रहा है प्रतिबल को सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे निम्न सूत्र होता है: प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, यानी सिग्मा बराबर F अपॉन। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो स्ट्रेस होता है या प्रतिबल होता है ये एक अनुपात है, रेशियो है फोर्स और एरिया। ठीक, यहाँ सिग्मा क्या है? प्रतिबल को दर्शाता है फॉर्मूले में, एफ बल को दर्शाता है और ए क्या है? अनुप्रस्थ क्षेत्र। अब इसके एसआई मात्रक की बात की जाए तो प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे प्रतिबल क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसलिए आपका जो फॉर्मूला आया है, सॉरी जो आपका ऐसा यूनिट आई है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती या फिर पास्कल होगी। जैसे आपका किसका होता है? जैसे आपकी दाब की यूनिट है पास्कल। ठीक, तथा इसकी विमा ml -1 t -2 होती है। विमा की बात की जाए तो ml -1 t -2 यहाँ पे होती है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को आधार पर प्रतिबल दो भागों में बांटा गया। ठीक है, तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं प्रतिबल को। एक है आपका अभिलंब प्रतिबल, दूसरा है अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, तो प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल जो है ये रेशियो है, अनुपात है आंतरिक बल और एरिया का, जिस एरिया या क्षेत्रफल में वो लग रहा है। इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है। और ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये आपके दो प्रकार का होता है, एक है अभिलंब प्रतिबल, दूसरा है अपरूपण प्रतिबल। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी ठोसों का यांत्रिक गुण, इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। हमने जाना कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे आपका प्लास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होता है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे प्रतिबल के कॉन्सेप्ट को जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रतिबल के प्रकार और जो आपकी विकृति का कॉन्सेप्ट है यानी स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट है उसे पढ़ेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।